ठीक है। चैप्टर नंबर हम पढ़ रहे हैं 8, और चैप्टर नंबर 8 के अंदर हम उसका नाम है वर्क कॉमा पावर एंड एनर्जी, ये चैप्टर का नाम है। ठीक है जी। और हम आज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की टाइप्स क्या होती हैं? तो कल भी मैंने बताया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। दो टाइप्स की पोटेंशियल एनर्जी होती है। एक कहलाती है नंबर 1 इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, एंड दूसरी कहलाती है, ये भी गलत हो गया, दूसरी कहलाती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी तो आपके सिलेबस से कट गई है, लिहाजा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है भैया? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को समझने के लिए यहाँ पर एक डायग्राम बना रहा हूँ मैं, 10 को समझ लें कि ये आपके सामने एक ऑब्जेक्ट है जो ज़मीन पे रखा हुआ है। ये ज़मीन है, ठीक है, ये ज़मीन पे रखा हुआ है, और इसको जो है हम यहाँ से उठा के कुछ हाइट तक लेके जाते हैं। ये मैं इसको उठा के ले गया, कुछ हाइट h तक इसको मैं उठा के ले गया। ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का जो मास है अच्छा जी, इस ऑब्जेक्ट का जो मास है ना, उसको हम कह रहे हैं m। ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है? m है। इसको मैं ऐसे, इस ऑब्जेक्ट को मैं ऐसे लिख दूं कि आपको ये इस पे आउटलाइन वगैरह नज़र ना आए, ये देखने में सही लगेगा। ये ऑब्जेक्ट क्या है? m है। इसका मास m है, और इस ऑब्जेक्ट को जितनी हाइट तक मैं लेके जा रहा हूँ, वो हाइट जो है उसको हम लेते हैं h। ठीक है। तो उसको कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। ये यहाँ से लेकर के इस ऑब्जेक्ट को हमने कितनी हाइट तक मूव किया है? यहाँ तक इसको मूव किया, ऊपर तक, इस जगह तक। और ये दोनों ऑब्जेक्ट्स को मैं डॉटेड लाइन में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये आगे डॉटेड लाइन, और इस तरह से यहाँ से
जो हाइट है इसको भी मैं डॉटेड लाइन में ये आपके पास ऑब्जेक्ट आ गया है। यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है उसको मैं कह रहा हूँ h। ठीक है भाई, ये चीज़ समझ में आ गई। अब आप ये बताइए कि ये जो ऑब्जेक्ट है आपके सामने नज़र आ रहा है, इस ऑब्जेक्ट को ज़मीन से ऊपर तक ले जाने में, हाइट तक ले जाने में कितनी फोर्स लगी होगी? इसका जवाब कौन देगा? किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए, लिफ्ट करने के लिए कितनी फोर्स लगाई जा सकती है? जी, नहीं मालूम? किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर उठा के ले जाने के लिए आप उसके वेट के बराबर उस पर क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो ऑब्जेक्ट है जो हमारे सामने हमें नज़र आ रहा है, इस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने के लिए हम क्या लगाएंगे? एक फोर्स लगाएंगे जो वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर की जानिब लगेगी, इस तरह से, ठीक है। और ये जो फोर्स लगेगी, इस फोर्स को हम यहाँ पर कह रहे हैं एफ, ठीक है। ये फोर्स क्या है? एफ है। और ये बराबर होगी किसके? वेट ऑफ ऑब्जेक्ट के, जो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? W इज इक्वल टू एम जी। ये फार्मूला आपको मालूम है, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्ट को ज़मीन से ऊपर उठाने के लिए जो फोर्स अप्लाई होगी, उस फोर्स को हम कहेंगे एफ। और ये लगाई जाने वाली फोर्स बराबर होगी ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर, ठीक है जी। ये आ गया। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या कहती है, यहाँ पर मैं इसको डिफाइन करने जा रहा हूँ। कि इट में डिफाइंड एज, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि whenever a force, whenever work is done on an object against the gravity of earth, the amount of work done is stored in the same object as gravitational potential एनर्जी, ठीक है। जब कभी भी आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क करते हैं, किस तरह से काम करते हैं कि उस ऑब्जेक्ट को आप अगेंस्ट दी ग्रेविटी
मूव करते हैं, ठीक है ना। ये मैं इमेज यहाँ थोड़ी सी मैंने ऊपर कर दी है, ठीक। जब आप उस ऑब्जेक्ट को ज़मीन की ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर मूव करते हैं तो आपका किया हुआ काम उस ऑब्जेक्ट के अंदर एज अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर हो जाता है। तो याद रखें, दुनिया में कभी भी आप एनर्जी कैलकुलेट करने जाते हैं, चाहे वो ग्रेविटेशनल एनर्जी हो या कोई सी भी एनर्जी हो, तो ख़ास तौर पे फिजिक्स के अंदर जब आप एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो आप क्या चीज़ कैलकुलेट करते हैं, आप वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको शायद याद होगा कि अभी हमने पढ़ा था कि एनर्जी किसे कहते हैं, एनर्जी क्या होती है, ठीक है। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। काम करने की सलाहियत को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी करते बोलते हैं। तो जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट की एनर्जी, चाहे वो कोई सी भी एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, कोई और भी एनर्जी, उसको जब आप कैलकुलेट करने जाएंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसको कैलकुलेट करने का तरीका ये होगा कि उस ऑब्जेक्ट ने जितना काम किया है, वर्क किया है, उस वर्क को आप क्या कर लें, कैलकुलेट कर लें। जब आप वर्क को कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से अब हम जा रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने चाह रहे हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है हमारा, जब उसको हमने ज़मीन से यहाँ से उठा के ऊपर लिफ्ट किया है हाइट एच तक, हाइट एच तक जब हमने इसको लिफ्ट किया है तो इसको लिफ्ट करने में हमें कितना काम करना पड़ा, सही है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखने जा रहा हूँ कि इन, ये सब टॉपिक का हिस्सा नहीं है, ऐसे समझाने के लिए कर रहा हूँ। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल potential energy, we have to calculate the amount of work done on the object। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जितना हमने काम किया है उस काम को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो काम को कैलकुलेट कैसे करते हैं, काम को कैलकुलेट करने का फार्मूला आपको पता है। अच्छा जी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये जो यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा लिखा है इसको मैं कलर चेंज कर रहा हूँ इसका, क्योंकि ये चीज़ जो है वो आपके उसका टॉपिक का हिस्सा नहीं है, इसको मैंने ब्लू कलर से कर दिया, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन आपने लिखी, डेफिनेशन लिखने के बाद आप क्या करेंगे, आप यहाँ लिखेंगे कि द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज डिनोटेड बाय PE। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, PE से, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। एंड कैन बी कैलकुलेटेड, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, and can be calculated by the following formula। ठीक है, उसको कैलकुलेट करेंगे किस तरह से, फार्मूले से। फार्मूला क्या है, हमें मालूम है कि पोटेंशियल एनर्जी जो होगी, पोटेंशियल एनर्जी वो बराबर होगी किसके, होगी W के। यहाँ पे W से मतलब वेट नहीं है, यहाँ W से मतलब है
वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। कौन सा काम है, कौन सा वर्क है? ये वो काम है जो आपने ग्रेविटी के अगेंस्ट किया है। ठीक है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेट करने का तरीका ये होगा कि भैया वर्क जो है बराबर होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, एफ इंटू डी। ये हमने पिछली क्लास में देखा था कि वर्क कैसे मालूम किया जाता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। तो इन दिस केस भी जो हमने देखा है, इस केस के अंदर क्या दिख रहा है हमें कि फोर्स अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट to lift it above the surface of earth will be equal to its weight। हमने क्या देखा कि अगर हम ये चाहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को क्या करें, ये ऑब्जेक्ट है इसको ऊपर उठाएं, नीचे से ऊपर उठाएं, तो उसको उठाने के लिए जो फोर्स होगी वो कितनी लगानी पड़ेगी, वो उसके वेट के बराबर होगी। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पर हमने यहाँ यही बात लिखी है, इट्स वेट, उसके वेट के बराबर होगी। तो मैं यहाँ पे अब क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ कि फोर्स जो है वो किसके बराबर है, वेट के बराबर है। और वेट कैसे मालूम करते हैं, mg के, ये बात आपको पता ही है, सही है ना। ऊपर डायग्राम में भी मैंने ये इस फार्मूले के अंदर भी, यहाँ पर भी फार्मूले में लिखा है कि वेट जो है वो किसके बराबर है, mg के बराबर है। और यही वो वेट है जो अप्लाई करेंगे, इतनी ही फोर्स वेट के बराबर की फोर्स आप अप्लाई करेंगे तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऊपर लिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे फोर्स किसके बराबर है, mg के। लिहाजा अगले स्टेप में मैं क्या लिख रहा हूँ, अगले स्टेप में लिख रहा हूँ F बराबर है किसके, mg के। वेट बराबर है किसके, फोर्स बराबर है mg के। ये चीज आ गई सही। इसको हमने क्या नाम दिया, इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो कवर हुआ है जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो किसके बराबर है, वो हाइट के बराबर है। जो डिस्टेंस कवर हुआ है, जितना हमने उसको ऊपर लिफ्ट किया है, वो किसके बराबर है, हाइट के बराबर है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे जी, डिस्टेंस हाइट हो गया। तो यहाँ पर मैं दो चीज़ें मेरे पास आ गई, एक चीज़ आ गई, इसको मैंने कहा इक्वेशन नंबर 2, एक आ गई फोर्स और एक आ गया डिस्टेंस। अब हम जो हमने वर्क डन का फार्मूला देखा था ना, ये जो मैंने इसको मैं कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ उस तरह से, ये वर्क डन का जो फार्मूला था ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दिया। इस फार्मूले के अंदर जब मैं वैल्यू डालूंगा किस चीज़ की, देखें वर्क बराबर हो जाएगा, फोर्स की जगह क्या आ गया mg, और डिस्टेंस की जगह क्या आ गया इनटू h। तो फार्मूला क्या आ गया, वर्क बराबर है mgh। ठीक है, और हमने अभी पढ़ा था ऊपर, यहाँ पर इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी जो होगी, जो ऑब्जेक्ट में स्टोर होगी, वो किसके बराबर होगी, वर्क डन के बराबर होगी। तो वर्क डन तो हमने कैलकुलेट कर लिया ना यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए ये हमने वर्क डन कैलकुलेट कर लिया। तो अगर हम इसको लिख सकते हैं, हमें पढ़ा है पहले वाले ग्रीन कलर से, ये वाला जो यहाँ पर, कि वर्क डन जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, या पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन के बराबर होगी। तो हम यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि देयर फॉर पी ई
यानी कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगी किसके, mgh। तो याद रखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है mgh। ये हमने आपको यहाँ पर दिखा दिया। तो ये जो बॉक्स के अंदर फार्मूला लिखा हुआ है, ये फार्मूला क्या है, mgh, ये कहलाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और ये कैसे कैलकुलेट किया गया है, इसको कैलकुलेट किया गया है वर्क डन के फार्मूले से। तो ये पूरी एक छोटी सी डेरिवेशन है, मैंने कोशिश किया है कि इसको मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है। और इसकी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, वैसे तो ये आपको वीडियो की सूरत में शेयर हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का ग्रेविटी